फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विटामिन और पोषण जो घटना चक्र साइंस और बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा उसमें का 60 तक क्वेश्चन लगभग हो गया था। तो अब आगे का हम लोग जहाँ से बाकी था उसके आगे शेष वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। साइनोकोबालामिन है, किसका नाम है रासायनिक? तो B12 का नाम है। थायमिन है किसका? तो B1 का नाम है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, जिसे फंक ने चावल के छिलन से 1912 में पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप में इसे विलियम्स ने 1934 ईस्वी में पृथक किया। किंतु विशुद्ध रूप से इसे विलियम्स ने 1934 में अलग किया। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन B2 तथा B6 का रासायनिक नाम क्रमशः राइबोफ्लोविन और पायरिडॉक्सिन है। तो B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन और B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। क्या नहीं लेगा? तो देखिए B1 नहीं लेगा तो हो जाएगा D, और C विटामिन नहीं लेगा तो उसको बेरी बेरी सूखा रोग और स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन B1 D व C की कमी से बेरी बेरी होता है, B1 से बेरी बेरी, D की कमी से सूखा रोग और C की कमी से स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B6। एक अध्ययन से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए स्वप्नों को याद रखने में मददगार साबित होता है। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो देखिए नहीं हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पे कह रहा है कि विटामिन B1 संतरा। तो चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेन ही पढ़ लेते हैं। तो सूर्य का प्रकाश और कॉड यकृत तेल में विटामिन D होता है। ठीक है, गेहूं और अंकुर तेल में विटामिन E होता है। अल्फा अल्फा से विटामिन K निकलता है। वहीं संतरा जो है विटामिन C का प्रमुख स्रोत है। इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है संतरा में, इसीलिए यहाँ पे E दिया है। अभिष्ट उत्तर मतलब 1 से अधिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है तो देखिए यहाँ पे के तो अल्फा अल्फा भी पढ़े हम लोग। E हो जाएगा गेहूं का अंकुर तेल, और कॉड यकृत तेल जो है B2, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। B6 यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर बनाया है कि B2 जो है कॉड यकृत तेल, यह नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। B6 धान की चोकर राइस ब्राउन में भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉड, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कॉड यकृत तेल जो है कॉड मछली के यकृत से व्युत्पन्न एक आहार पूरक है। कॉड मछली जो है यकृत से निकलता है, तो यह मछली के यकृत से होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसके अलावा कॉड तेल या यकृत तेल में विटामिन E होता है, D भी होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। तो राइबोफ्लेविन जो क्या है वो करता है कि भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो B2 जो है वो इसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। अंडे, हरी सब्जियां, फलियां इस सबके प्रमुख स्रोत हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन C नींबू में बिल्कुल सही है। D हो जाएगा कॉड मछली तेल। B6 धान के चोकर। A कह रहा है संतरा में, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य में होने वाला रतौंधी जो है वो A की कमी से ही होता है, और A का प्रमुख कार्य होता है दृष्टि रंगों रोडाप्सिन विजुअल पिगमेंटेशन जो होती है उसके संश्लेषण में भाग लेना। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन E का तो हरी सब्जियां हैं, गाजर, यकृत, मछली का तेल इत्यादि हैं। खट्टे फलों में विटामिन C होती है, अर्थात संतरा नींबू में विटामिन C होगा। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो देखिए अल्फा अल्फा से विटामिन K, D से कॉड या यकृत तेल हो जाएगा, विटामिन C नींबू से हो जाएगा, और विटामिन E हो जाएगा गेहूं का भ्रूण तेल से। विटामिन K अल्फा अल्फा, D यकृत वही सेम है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ भी सूची 1 का 2 से मिलान करना है, तो डायरेक्ट हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे। रतौंधी जो होती है आँख की बीमारी, यह A की कमी से होती है। सूखा या रिकेट से जो होता है हड्डियों का रोग है,
यह बच्चों में होता है। यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है, वहीं स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होती है। यहाँ भी मिलान करना है तो सूखा रोग हो जाएगा विटामिन डी, बेरी B1 निशानता वर्णांधता ए, स्कर्वी सी। तो 1 2 3 4 ए वाला हो जाएगा। सूची 1 को यहाँ भी मिलान करना है तो देखिए विटामिन सी से स्कर्वी हो जाएगा, B1 से बेरी, ए से रतौंधी और फोलिक अम्ल से रक्ताल्पता। फोलिक अम्ल से रक्ताल्पता बस बाकी सेम है। यहाँ पे भी मिलान करना है। डी सी हो जाएगा क्या गलत बताना। अच्छा गलत बताना इसमें। तो विटामिन ए जो है रतौंधी के लिए ठीक है। B3 से हो जाएगा पेलाग्रा हो जाएगा। विटामिन डी से वर्णांधता नहीं होता, गलत है। यहाँ पे ए से होता है। फोलिक एसिड से रक्ताल्पता होता है। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस जो होती है एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग है। यह विटामिन डी की कमी से नहीं होता। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। वहीं B3 को नियासिन या विटामिन PP कहते हैं, ठीक है। तो B3 एक नया नाम याद रखिएगा। B3 को PP भी कहते हैं या नियासिन या PP, ठीक है। PP इसकी कमी से पेलाग्रा अर्थात चर्मग्राह रोग हो जाता है। वहीं फोलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता एनीमिया रोग होता है। फोलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता या एनीमिया होता है। यहाँ पे विटामिन है और इससे होने वाले रोग हैं। विटामिन से स्कर्वी, डी रिकेट्स, ये रात्रि अंधता नहीं होता है, इस जांच संबंधी होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि स्कर्वी रोग है सी, रिकेट्स हो जाएगा डी, और रात्रि अंधता रोग विटामिन ए की कमी से होता है, ई से नहीं, ठीक है। राइबोफ्लाविन की कमी से क्या होता है तो किलोसिस, B2 की कमी से किलोसिस। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, थायमिन से। तो B1 की कमी से, थायमिन की कमी से बेरी होगा। वहीं B2 की कमी से क्या हो जाएगा तो किलोसिस। कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कैल्सीफेरॉल, अस्थिर उग्रता, नियासिन, B3 जो हो जाएगा, पेलाग्रा या चर्मग्राह, और कोबालामिन जो हो जाएगा वो रक्ताल्पता वही है। साइनोकोबालामिन B12 मतलब B12 का नाम है। तो B12 से भी क्या होता है, B6, B9 और B12 तीनों से एनीमिया होती है। तो राइबोफ्लाविन जो है वो कह रहा है बेरी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि B1 थायमिन की कमी से बेरी होता है। यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है तो डी से सुखंडी, वही जो था बच्चों में रिकेट्स हो रही थी। विटामिन सी से मसूड़ों से खून आता है। विटामिन ए से जो है वो गठिया करे, ये गलत है। और B1 जो है बेरी के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए वही दिया है कि विटामिन B1 की कमी से कुपोषण, और डी से सुखंडी, ए से रतौंधी होता है, और सी से स्कर्वी होता है। इतना बार रिपीट कर देता है क्वेश्चन ना कि एक बार में सब याद हो जाता है। रेटिनॉल जो है वो उसमें क्या होती है तो देखिए रेटिनॉल से क्या हो जाएगा तो नेत्र सूख करके लाल हो जाता है, ठीक है। ए का वैसे भी नेत्र से संबंधित है। और वहीं कह रहा है टोकोफेरॉल नाम है ई का, तो इससे क्या होती है, बंध्यता संबंधी रोग होता है। साइनोकोबालामिन B12, तो B12 से क्या हो जाएगा तो रक्ताल्पता घातक होती है, एनीमिया हो जाती है। और पायरिडॉक्सिन जो होती है उससे क्या होगा तो मानसिक व्याधि होती है, ठीक है। मानसिक व्याधि पायरिडॉक्सिन से होती है। तो पायरिडॉक्सिन जो है वो मानसिक व्याधि के लिए जिम्मेदार है। B12 जो साइनोकोबालामिन है घातक रक्ताल्पता, टोकोफेरॉल बंध्यता ई, और नेत्र सूखना ए। कौन सा सम्मिलित नहीं है तो रेटिनॉल जो है जीरोफ्थैल्मिया, तो ठीक है। टोकोफेरॉल ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थायमिन होता है, ठीक है। साइनोकोबालामिन ये भी करेक्ट है। आर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेट्स, तो कैल्सीफेरॉल वैसे भी D1, D2, D3 होता है 3 प्रकार का, तो आर्गो कैल्सीफेरॉल।
रेटिनॉल विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैल्मिया, साइनोकोबालामिन की कमी से रक्ताल्पता, कैल्सीफेरॉल D3 तथा आर्गो कैल्सीफेरॉल D2। D2 का नाम है आर्गो कैल्सीफेरा और D3 का नाम है कोलो कैल्सीफेरा। कोलो D3 आर्गो D2, कोलो D3 आर्गो D2, आर्गो D2 कोलो D3। इसकी कमी से रिकेट्स होता है, बेरी की कमी से होता है थायराइड। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है, यहाँ बताना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, तो B12 से प्रति रक्तता, स्कर्वी हो जाएगा विटामिन सी से। विटामिन डी जो है वो बंध्यता नहीं है, ई यहाँ पे होगा, और के से प्रति रक्तस्रावी कारक होता है, ठीक है, रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर है, डी कैल्सीफेरॉल है, इसको ऑस्टियोमैलेशिया रिकेट्स होता है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, जैसे कि थायमिन, डी भी है, विटामिन के यहाँ पे नहीं हो जाएगा, और ये पेलाग्रा, ठीक है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है नेफ्थोक्विनोन होता है, और नेफ्थोक्विनोन इसे रुधिर स्राव रोधी पदार्थ बनाने में भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसका स्रोत क्या है, तो हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, आंत के जीवाणु और बंध्या पर न्यूट्रलिटी का संबंध इससे है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन भी है। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है, तो यहाँ पे थायरॉक्सिन जो है वो नहीं है, क्योंकि वो एक क्या है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, ठीक है, जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। केला जो फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, इसके प्रति 100 ग्राम में होता है कितना ऊर्जा, तो केला में 116 किलो कैलोरी होता है। केला कुल जो है म्यूजेसी के अंतर्गत आता है। म्यूजेसी के अंतर्गत इसके फलों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन से खनिज लवण और विटामिन पाए जाते हैं। केले से 89 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो केला जो है वो म्यूजेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत फलों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन पाए जाते हैं। केले से 89 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम ऊर्जा भी मिलता है, इसलिए जो है 116 किलो कैलोरी इसके निकटतम है वही आंसर होगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर 89 है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है क्या, तो प्रोटीन होता है, ठीक है। फलियां जो होती हैं उनमें प्रोटीन देखने को पाया जाता है। फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे जो है लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत शामिल हैं। इनके जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली और उड़द इत्यादि। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें, तो इसका राइट आंसर होगा सोयाबीन में। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 40% होती है। यह मुख्यतः दलहनी एवं तिलहनी फसल है। सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है जो गाय के दूध के समकक्ष होता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्य है और सोयाबीन लगभग गाय के दूध के बराबर है। वाव। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है किसमें, तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, मूंगफली, ठीक है, यहाँ पे मूंगफली, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे वो दिया नहीं है सोयाबीन, इसलिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है। और 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। अगर आप 100 ग्राम भी मात्र मूंगफली खा रहे हैं ना, तो 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन आप ले रहे हैं। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है किसमें, तो मूंगफली में। मूंगफली में प्रोटीन के साथ साथ वसा भी देखने को मिलता है। मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.3 गुना और अंडों से 2.5 गुना और फलों से 8 गुना अधिक होता है। तो मतलब मूंगफली के इतने, जिससे उसमें प्रोटीन इतने फायदेमंद है। बाकी इतना सारा चीज खाइएगा, जितना प्रोटीन नहीं मिलेगा उतना अकेले मूंगफली पूरा करेगा। 100 ग्राम अगर कच्ची मूंगफली है तो उसमें 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। मूंगफली में प्रोटीन जो है 25.3%
मूंगफली में प्रोटीन 25.3% और वसा में 48.1% पाई जाती है। तो मूंगफली में 25.3% और वसा में 48.1% मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो चावल हो जाएगा। तो यहाँ पे चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम जो है पका हुआ चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% जो कैलोरी है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल जो है साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह कह रहा है कि यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलक के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, यह गलत है। बाकी जो सही है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए डिटेल पढ़ लेते हैं। तो टायरोसिन जो है कह रहा है कि एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन इत्यादि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। इसकी कमी होने से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन से शारीरिक जो सतर्कता है और ऊर्जा है उसको बढ़ाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो पहला था कि यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। यह भावनात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है, यह उदासी से लड़ सकता है। और यहाँ पे कह रहा है कि बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी, इसके विरुद्ध रक्षा कर सकता है, तो यह गलत हो जाएगा। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है कौन सा? तो ये हो जाएगा ग्लूटीन। ठीक है, ग्लूटीन है। गेहूं की रोटी जो है सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त कठोर गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं जो होती है उसमें ग्लूटीन की मात्रा जो है वो कम होती है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कितनी आवश्यकता होती है? तो ये होती है 4000 किलो कैलोरी। ठीक है, 4000। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? तो 0। ठीक है, 0। पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती है। वहीं जो पुरुष होते हैं उनको दैनिक 4000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। 4000 किलो कैलोरी। भोजन का एक प्रमुख अंग है क्या? तो भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो इसका भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इत्यादि माने जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो नाइट्रोजन किसका अवयव नहीं है? तो हो जाएगा ये राइट आंसर आपको कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आरएनए भी नाइट्रोजनी क्षारी होते हैं, ये लोग डीएनए भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन का एक प्रमुख अंग है और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है कौन सा? तो देखिए अम्ल और क्षार के बीच में संतुलन बनाएगा फास्फोरस। फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है। इस खनिज के मुख्य स्रोत हैं दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे, सभी धान्य फसलें। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? तो ये हो जाएगा अमीनो अम्ल। बाकी देखिए सभी के सभी रहेंगे, जैसे कि यकृत में ग्लाइकोजन भी, वसा भी होता है, टोकोफेरॉल भी होता है। तो प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। ठीक है, प्रोटीन का ही एक इकाई है। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा करौंदा। करौंदा में करौंदा एक आवृत बीजी पौधा है जिसके फल में विटामिन सी तथा लोहा प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है और लौह पदार्थ हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, तो लौह पदार्थ हीमोग्लोबिन में पाया जाता है।
निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे पेशियों के संकुचन के लिए ना कैल्शियम की भी आवश्यकता है, लोहे की भी है और सोडियम की भी आवश्यकता होती है। रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लोहा समुचित अनुपात में हृदय की गति और अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करते हैं एवं उनके संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए भी आवश्यक होते हैं। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, पालक के पत्तों में किसकी जो मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ये हो जाएगा आयरन। ठीक है, आयरन। तो पालक में आयरन मिलता है। पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा आयरन की होती है। आयरन जो है शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक होता है। यह आयरन जो है हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम एंजाइम का घटक होता है। शरीर में लौह आयरन की कमी हो जाने से अरक्तता एनीमिया हो जाती है तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन लोहा का अच्छा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पालक। ठीक है, पालक जो है लोहा का अच्छा स्रोत है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है किसमें, तो ये हो जाएगा हरी सब्जियों में। लौह का सर्वाधिक अंश हरी सब्जियों ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इसके अलावा लोहा मांस, अंडा, फलियां, अनाज भी इसके प्रमुख स्रोत हैं। यह हेमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है और शरीर में इसकी कमी से हो जाने से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि बासमती के चावल दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है किसका, तो ए माइलेज का। ठीक है, उसमें ए माइलेज का बाहुल्य है। चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं। तो बासमती चावल के दाने पे जो है एमाइलेज है। चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। सामान्यतः चावल के लंबे दाने वाले किस्मों जैसे कि बासमती में एमाइलेज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम और छोटे दाने वाली चावल के किस्मों में एमाइलोपेक्टिन जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज जो है वो दूध में प्राकृतिक शर्करा की तरह कार्य करता है। यह एक डाइसेकेराइड है और यह ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से व्युत्पन्न या डेराइव्ड होता है और इसके हल्की मिठास का कारण है ये। ठीक है, लैक्टोज दूध में विद्यमान सैकेराइड है कौन सा, तो ये हो जाएगा लैक्टोज। दूध में विद्यमान सैकेराइड है लैक्टोज। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु या बैक्टीरिया होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ और पनीर निर्माण का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जीवाणु शरीर में कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। ध्यातव्य है कि ये जीवाणु जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म किस्म के जीव होते हैं जिनमें अविकसित केंद्रक या इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो लैक्टोबैसिलस। दूध में केसिन नामक प्रोटीन होती है। प्रोटीन कौन सी, केसिन। इस प्रोटीन के कारण ही दूध जो है सफेद रंग का होता है। दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया और कैसिन के बीच, कैसिन जो कि प्रोटीन होता है सफेद रंग के जिम्मेदार है कैसिन, इन दोनों की अपक्रिया के फलस्वरूप बनता है। गाय के दूध के हल्के पीली रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है, तो कैरोटीन। ठीक है, पीला कैरोटीन। दूध में कैसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध जो है सफेद रंग का होता है। गाय के दूध के हल्के पीली रंग का कारण बीटा कैरोटीन की उपस्थिति होती है। बीटा कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र C40 और H56 होता है। तो बीटा कैरोटीन हाइड्रोकार्बन है, इसका सूत्र जो है C40 और H56 होता है।
गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? तो कैसीन के साथ ही कैरोटीन, क्योंकि कैरोटीन पीला और कैसीन सफेद करता है। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है, इसी प्रोटीन के कारण दूध सफेद होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण बीटा कैरोटीन है, और बीटा कैरोटीन हाइड्रोकार्बन इसका C40 और H56 होता है। बीटा कैरोटीन C40 और H56। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2 होती है, जबकि गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा 3.5 से 4% होती है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं, तथा दूध का पीला रंग इसमें मौजूद कैरोटीन के कारण होती है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम जो है वो रेनिन है और लैक्टेज है। ठीक है, मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में जो है वो रेनिन और लैक्टेज जो है लुप्त हो जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया गया है। अनेक स्तनियों के जठररस गैस्ट्रिक जूस में दुग्ध प्रोटीन्स के पाचन हेतु रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव के जठररस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। संभवतः शिशुओं में जठररस में यह होता है रेनिन, किंतु जैसे ही वयस्क होते हैं उनके जठररस में नहीं होता। वयस्कों में दुग्ध प्रोटीन्स की पाचन का श्रेय जो है वो पेप्सिन नामक एंजाइम को ही दिया जाता है। सामान्यतः रेनिन और लैक्टेज जो है मानव शरीर में 2 या 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाते हैं, और 6 से 15 वर्ष की आयु के बीच में यह पूर्णतया जो है लुप्त हो जाता है, रेनिन और लैक्टेज। 2-3 साल से स्टार्ट होगा और 6 से 15 साल में खत्म हो जाएगा। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है कौन सा? तो ये हो जाएगा रेनिन। ठीक है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर देता है और दूध को दही के रूप में जमा देता है। कैसीन जो दुग्ध होता है वो क्या होता है? तो ये होता है प्रोटीन। ठीक है, कैसीन एक फास्फोप्रोटीन है जो कि दुग्ध में पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन्स जो होते हैं फास्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन्स होते हैं। फास्फोप्रोटीन्स फास्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन्स होते हैं। वहीं दूध का जो धवल रंग है वो कैसीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। दूध में एल्बुमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। यह तभी है कि दूध जो है पूर्ण आहार या कंप्लीट डाइट है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 3.3% पाई जाती है, और दूध में एल्बुमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी होता है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह है कैसीन। ठीक है, कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। निम्न में से कौन से प्रोटीन दूध में पाए जाते हैं? तो यह है कैसीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? तो प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि तथा मरम्मत उपचय के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन्स जो है अमीनो अम्लों की यौगिक होती है, अर्थात अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयां या एकलक मोनोमर्स होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं। तो प्रकृति में कितने प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं? तो वो 500 प्रकार के। प्रकृति में 500 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, लेकिन उनमें से मात्र 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं, जो कि मुख्यतः अनिवार्य तथा अनानिवार्य नॉन एसेंशियल 2 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, तो मानव शरीर की धीमी जो वृद्धि है वो प्रोटीन के कारण होती है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, बिल्कुल।
इसका जो गठन होता है ना, तो ये कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा, फास्फोरस भी उपस्थित होते हैं। ये जीव द्रव्य के मुख्य अवयव हैं एवं शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि जो है वो धीमी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? तो यहाँ पे है कार्बन, हाइड्रोजन। देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा सभी का सभी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो प्रोटीन्स के संयोजन में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गंधक, फास्फोरस, आयोडीन तथा लौह आदि के अंश भी प्रायः होते हैं। प्रोटीन्स जो है अमीनो अम्लों की यौगिक कंपाउंड होती है, अर्थात अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयां या एकलक मोनोमर्स होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो इसका डिटेल पढ़ लेते हैं और बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामिन, नाम ही इसका है, तो इसमें कोबाल्ट है। हीमोग्लोबिन में लोहा है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और पीतल में जो है तांबा होता है। यहाँ भी मिलान करना है, तो देखिए यहाँ भी वैसे ही है। तो B12 में कोबाल्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में, क्लोरोफिल में हो जाएगा मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में लोहा और चैल्कोपाइराइट में कॉपर या तांबा। इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। तो हीमोग्लोबिन में लोहा, विटामिन B12 कोबाल्ट, क्लोरोफिल मैग्नीशियम और चैल्कोपाइराइट तांबा या कॉपर। इसको भी मिलान करना है। किसका क्या नाम है? तो देखिए B12 का साइनोकोबालामिन, B1 का थाइमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B6 का पायरिडॉक्सिन और एक एक्स्ट्रा दे दिया ना, कैल्सिफेरॉल। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है, B2 का राइबोफ्लेविन, B12 साइनोकोबालामिन, B6 पायरिडॉक्सिन नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है? तो मात्र B2 सही है, राइबोफ्लेविन, बाकी सारा का सारा गलत है। क्योंकि देखिए यह स्कार्बिक होता है, यह पायरिडॉक्सिन है, यह थाइमिन है, तो सब गलत दिया है। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो गंधक नहीं है, बाकी लोहा है, जस्ता, मैग्नीशियम। सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकेल, जस्ता और मोलिब्डेनम आदि शामिल हैं, जबकि सल्फर या गंधक एक दीर्घ या बृहत पोषक तत्व है, अतः यह सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। पपीते में मुख्यतः विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीता विटामिन ए, B1, B2 का भी एक स्रोत है, परंतु इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसमें? तो पपीते में। निम्न में कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो इसका हो जाएगा दूध। ठीक है, तो आम, पपीता, गाजर सब में विटामिन ए होता है, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध में विटामिन ए अत्यंत ही अल्प मात्रा में होता है। ठीक है, पपीता में अभी जस्ट हम लोग पढ़े सी होता है, लेकिन ए भी होता है और B1, B2 भी होता है। निम्नलिखित में से कौन है जो प्रोटीन को विकृत नहीं करता? तो यह और रक्त किरण। ठीक है, और रक्त किरण। तो उष्मा, एक्स किरण, भारी धातु, लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि रक्त जो किरण है वो प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। इंफ्रारेड जो होती है वो नहीं करता। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं हैं। तो जो वृद्ध होते हैं ना उसमें उच्चतर और तरुण जो होते हैं उसमें न्यूनतर होती है। तो प्रोटीन त्वचा, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होता है। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। वृद्धियों में तरुणों की अपेक्षा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है।
तो यहाँ पे तो उल्टा दे दिया ना, इनकी कमी से मांस की वृद्धि धीमी हो जाती है वृद्धों में। अच्छा, तरुणों की अपेक्षा, हाँ ठीक है। तो वृद्ध जो होंगे उनमें प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है? तो 45 ग्राम हो जाएगी। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम। वहीं वसा की मात्रा 20 ग्राम। कैल्शियम आयरन की मात्रा जो है क्रमशः 400 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम होती है। तो प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए 45-46 ग्राम, 20 ग्राम कैल्शियम, वसा 20 ग्राम और कैल्शियम चाहिए 400 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम आयरन। जबकि गर्भवती महिला और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा में दैनिक आहार की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली जो माँ होती है उसको प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो यह है 70 ग्राम। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन कुल आहार का 10% से लेकर 15% भाग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह मात्रा प्रतिदिन 65 ग्राम से 70 ग्राम होती है। ठीक है, तो दूध पिलाने वाली जो माँ होती है ना उसको प्रतिदिन 10 से 15% भाग प्रोटीन चाहिए और 65 से 70, ऐसे कितना चाहिए था? 45 ग्राम। लेकिन जब दूध पिलाना होता है तो उस माँ को 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें सही नहीं हो जाएगा जो, वो हो जाएगा कि दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता है। यह गलत बात है क्योंकि दूध में विटामिन होती है और B1 होती है, B2 नियासिन, B6 B12 मतलब B3। ठीक है, तो B1 B2 B3 B6 और B12 तक होती है। बाकी देखिए विटामिन ए में रेटिनॉल के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क और सल्की हो जाती है। तो दूध में जो है विटामिन ए बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसकी वजह से त्वचा जो है शुष्क और सल्की हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा होना जो है स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। बिल्कुल। विटामिन B1 जो थायमिन है इसके अभाव में हृदय घात हो सकता है, तो थायमिन की कमी से हृदय घात हो सकता है। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो ये हो जाएगा लोहा। ठीक है, लोहा का अभाव होता है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें लौह पोषक तत्वों का अभाव होता है। दुग्ध श्रवण लैक्टेशन के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। कोलेस्ट्रम या खीस में शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, B6, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में होता है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? बताइए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको कि जो बच्चा बोतल का दूध पीता है उसके तुलना में माँ का दूध बच्चा जो पीता है उसमें कम मोटा होता है। इसके अलावा उसमें रोग का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है और उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। ये भी करेक्ट है। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, तो यह गलत हो जाएगा। नॉर्मल वृद्धि होगा ना, असामान्य क्यों होगा? क्योंकि वो तो पौष्टिक है ना, खीस या कोलेस्ट्रॉल। माँ का दूध जो है बोतल के दूध की अपेक्षा कहीं अधिक गुणकारी होता है, क्योंकि इसमें जहाँ एक और बच्चे को अधिक विटामिन और प्रोटीन की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर बच्चे में रोग का प्रतिरोध रेसिस्टेंस करने की क्षमता भी अधिक होती है। लैक्टोज जिसे दुग्ध शर्करा कहते हैं, इसकी सर्वाधिक मात्रा मानव माता के दूध मिल्क में होती है। माँ के दूध से बच्चे की लंबाई में असामान्य वृद्धि नहीं होती है, बल्कि उसको पौष्टिक भोजन मिलता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। तो क्या है? तो इसके अलावा इसमें कैल्शियम और पोटेशियम होती है। तो दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा कैल्शियम और पोटेशियम भी होता है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी होते हैं। दूध को पूर्ण आहार कंप्लीट डाइट कहा गया है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध किसका घटिया स्रोत है बताइए। देखिए यहाँ पे दूध जो हो जाएगा वो विटामिन सी का,
तो दूध जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। स्टार्च है एक, तो स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च जिसका रासायनिक सूत्र है C6H10O5 या मंड, एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। तो जो पादप है या बीज है उसके फली में स्टार्च जो एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में होता है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कौन सा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो नहीं सही है वो है आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, गलत है। बल्कि दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, स्टार्च भी और सेलुलोज भी। ठीक है, सेलुलोज जो होती है ना पेड़ पौधे की भित्ति होती है और स्टार्च उसका जो भोजन होता है। दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, बिल्कुल। दोनों बहुलक हैं, ये भी सही है। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, ये भी सही है। लेकिन आयोडीन के साथ दोनों रंग नहीं देते, कोई एक देता है। तो स्टार्च या सेलुलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। दोनों गुण और बहुलक हैं या पॉलीमर्स हैं। इनका दोनों का ग्लूकोज से 6H12O6 अणु से निर्मित होते हैं। स्टार्च जो है आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज नहीं देता। ऐसे भी सोचिए कि सेलुलोज जो होती है किसी भी पेड़ की छाल मतलब होती है, उसकी छाल। तो जो छाल है वो कहाँ से देगा रंग? मंड स्टार्च पौधों में संचित भोजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कण है, जबकि सेलुलोज जो है पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ठीक है, सेलुलोज। ठीक, यहाँ पे स्टार्च जो था मंड था वही। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी कुपोषण होता है? तो कुपोषण कैसे होगा? अति पोषण भी एक तरह का कुपोषण ही है। इसके अलावा अल्प पोषण से भी होगा, कम खाने से भी, असंतुलित पोषण से भी कुपोषण होता है। कुपोषण की स्थिति असंतुलित पोषण या अल्प पोषण या अति पोषण के कारण उत्पन्न होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। मानव भोजन में वसाम्लों का एक भाग होना चाहिए, करेक्ट है। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसाम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं, ये गलत है। आवश्यक वसाम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग होता है, किसी भी चीज की कमी से न्यूनता रोग होती है। ठीक है, तो मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, तो एसेंशियल फैटी एसिड का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं ह्यूमन का जो है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसाम्लों का संश्लेषण नहीं करती हैं, ये गलत है। ठीक है, सिर्फ इसेंशियल जो है ना, इसेंशियल जरूरी जो है, इसेंशियल का नहीं करती हैं, बाकी नॉन इसेंशियल का करती हैं। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो अलसी जो है ना ओमेगा-3 वसीय अम्ल का। अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा, इनके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा-3 वसीय अम्ल काफी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? 18 कार्बन युक्त ओमेगा-3 फैटी अम्ल। तो अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है अलसी। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा-3 वसीय अम्ल है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 2 वसीय अम्लों में से एक है। लिनोलेनिक अम्ल एक अन्य वसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह आवश्यक वसीय अम्ल मानव शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकता। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि जो इसेंशियल है वो नहीं होता है अंदर में, जबकि इन्हें आहार के माध्यम से ही ग्रहण करना होता है। तिलहनी फसलों में अधिकतम जो है अल्फा लिनोलेनिक अम्ल जो है वो अलसी में पाया जाता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो विटामिन जो है बलवर्धक तत्व है जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ठीक है, बिल्कुल सही है यह कि कोई भी है ना जब विटामिन है तो बलवर्धक है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी इनकी भी आवश्यकता होती है। कारण कहता है कि विटामिन जो है हानिकारक बैक्टीरिया को मार करके शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है।
तो यह गलत हो जाएगा, विटामिन क्यों बैक्टीरिया मारेगा। विटामिन जो है वो कार्बनिक यौगिक हैं, अर्थात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इनके स्रोत है अनाज, हरी सब्जियां, फल, दूध, मांस इत्यादि। हानिकारक बैक्टीरिया जो है विषाणुओं, वायरसेस, कवक, फंगी इत्यादि को श्वेत रुधिराणु मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो विटामिन जो है वो कार्बनिक यौगिक हैं, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। ये हरी सब्जियां, फल, दूध, मांस में मिलती है। हानिकारक बैक्टीरिया विषाणु, कवक इत्यादि को श्वेत रुधिराणु जो है मारकर स्वस्थ रखती है, ना कि विटामिन। ठीक। 143 का कथन है कि मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। तो ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन, ठीक है, तो ये सही है। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन होना चाहिए। इसका कारण गलत है कि अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, यह गलत है। नहीं, एक सेकेंड, उल्टा हो गया थोड़ा। जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि अनिवार्य जो अमीनो अम्ल है, एसेंशियल है ना, वो तो संश्लेषित नहीं होता है, बिल्कुल ये सही है। बॉडी के अंदर नहीं होता है, उसको बाहर से लेना पड़ता है, जैसे अलसी के रूप में, लिनोलेनिक अम्ल के रूप में लेना होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। और फर्स्ट जो कथन है कि मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए, यह गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए है ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन। ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अतात्विक अमीनो अम्ल हैं जो कि मानव शरीर में ही निर्मित हो जाता है। स्तनियों में 20 प्रकार के अमीनो अम्लों में से 10 जो हैं अतात्विक अनिवार्य हैं और 10 जो हैं वो अनिवार्य हैं। तो जो अनिवार्य होते हैं वो बाहर से लेने होते हैं, ठीक है, और तात्विक अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। अतः अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते, जबकि अनिवार्य जो होते हैं शरीर के अंदर ही होते हैं। ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन यह बाहर से लेने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन को। ठीक, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किस में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित है। यहाँ पे स्टार मार्क है, देखिए सोयाबीन और पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे कि दूध, अंडा, मछली, मांस में पाए जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्लों से युक्त होता है। इसे संपूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन ऐसा एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसलिए सोयाबीन ए में दिए गए चावल को छोड़ के शेष 3 सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहा है दूध में भी अमीनो अम्ल है, सोयाबीन में भी और अंडा में भी, लेकिन पहला ऐसा है जो पशुओं से नहीं निकलता, तो वो सोयाबीन है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। तो अंडा। ये जो जितने भी है ना, इसमें से अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम अंडा, मछली से भी ज्यादा अंडा में मिलता। अंडा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। अंडा जो है प्रोटीन का भी उत्कृष्ट स्रोत है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल सही अनुपात में मौजूद होते हैं। हमारे शरीर में त्वचा जो है तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो यह हो जाएगा शरीर की ऊष्मा का क्षय। तो हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे मौजूद वसा जो फैट है, शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, अर्थात यह शरीर ताप को बाहर निकालने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से भी बचाती है। यह वसा स्तर शरीर को आकृति और प्लावकता, ब्यूएंसी प्रदान करने तथा गद्दी की भांति अंतरांगों की बाहरी दबाव आघातों से सुरक्षा करने का भी कार्य करती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो वसा यहाँ पे हो जाएगा वसा। भोजन के रूप में वसा जो है उसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचय जारण से 4 किलो कैलोरी निकलता है, जबकि 1 ग्राम वसा को चलाएं तो 9.3 किलो कैलोरी निकलता है। वसा के जो स्रोत है ना, वसा के स्रोत जंतु और वनस्पति दोनों, वसा के स्रोत जंतु वनस्पति दोनों हैं। निम्नलिखित में किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। ये हो जाएगा वसा।
वसा के चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। 1 ग्राम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा देता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है क्या? तो प्रोटीन है। प्रोटीन से ही तो बनता है शरीर। प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल अकार्बनिक पाया जाता है, किंतु कार्बनिक पदार्थ की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन जो है सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। डॉक्टर वनस्पति घी के बजाय शोधित पादप तेल, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स के उपयोग से भोजन के पकाने का परामर्श देते हैं, क्योंकि इनमें असंतृप्त वसा होती हैं। ये संतृप्त वसाओं वाले वनस्पति घी से कम हानिकारक होती हैं। कथन और कारण। कथन है कि सूरजमुखी का तेल एक अच्छा गुणवत्ता का खाद्य तेल है। तो बिल्कुल करेक्ट है, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता है। कारण कहता है कि इसमें असंतृप्त वसाम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये भी सही है, इसमें अधिक से अधिक असंतृप्त वसाम्ल की मात्रा पाई जाती है। कहने का अर्थ ये है कि जितना ही तेल कोई ज्यादा असंतृप्त है उतना ही वो शरीर के लिए फायदेमंद है। सूरजमुखी सनफ्लावर एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह आवृत बीजी पौधा है जिसका उपयोग तेल बनाने में होता है। इसके तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसाम्लों की अधिकता होती है। कहते है कि असंतृप्त वसाम्ल मानव के लिए अच्छा पोषक होता है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी का तेल जो है हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है। सूरजमुखी जो है एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत पाया जाता है तथा यह आवृत बीजी पौधा होता है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। 154 नंबर का कथन है कि असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, और कारण है कि असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। तो देखिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, एक आबंध वाला। असंतृप्त वसा जो है वो संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध होते हैं असंतृप्त में, जो कि शरीर के लिए फायदेमंद भी है और यह अधिक अभिक्रियाशील भी है, जिनके कारण सदैव तनाव रहता है। तनाव के कारण अनेक योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। संतृप्त वसा में दोहरे बंध वाले वसाम्ल नहीं होते। ठीक है, संतृप्त वसा में सिर्फ सिंगल होती है, अतः यह जाड़ों में ठोस या अर्ध ठोस हो जाते हैं। अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त होती हैं, जबकि पादप वसाएं असंतृप्त होती हैं। तो जो पेड़ पौधे के होते हैं वो असंतृप्त और जंतुओं की वसाएं संतृप्त होती हैं, क्योंकि जंतुओं की जो वसा होती है वो ठोस होती है। जैसे मछली की ही जो वसा है वो ठोस होती है। वनस्पति घी हाइड्रोजन को अलग से मिलाकर तैयार की जाती है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग जो है वो स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है क्या? तो बहुअसंतृप्त वसाम्ल होती है। बहुअसंतृप्त वसाम्ल जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। मछली में पाए जाने वाली वसा में सबसे अधिक बहुसंतृप्त वसाम्ल पाए जाते हैं, जो कि मानव के लिए काफी अच्छा पोषक तत्व होता है। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है किसका? तो एचडीएल का।
ट्रांस वसा हानिकारक है। ट्रांस वसा जो है मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है क्योंकि यह अच्छे एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर कम करता है और हानिप्रद एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर बढ़ाता है। कौन? तो ट्रांस वसा। 157 क्वेश्चन कहता है कि आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस फैट्स नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? इसको फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह प्रचार करती है कि उसके उत्पादों में जो ट्रांस फैट्स हैं वो नहीं है। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? तो पहला है कि कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। तो यह कथन बिल्कुल करेक्ट है। कंपनी के आहार उत्पाद जो है हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। तो यह कथन सही है। सेकंड कह रहा है कि कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा या तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। ये भी करेक्ट है। और कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो ये भी करेक्ट है। तो ट्रांस फैट्स नहीं है, इसका मतलब वो हाइड्रोजनीकृत भी नहीं है, वह पशुओं से भी नहीं निकाला गया है और वह हृदय वाहिका को क्षति भी नहीं देगा। तो ट्रांस वसा का उपभोग शरीर में खराब जो एलडीएल है उसके स्तर को बढ़ाता है और अच्छे को घटाता है, एचडीएल को, ठीक है। तो जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है, तो इसका मतलब है कि ये नहीं पहुंचाएगा। पशु उत्पन्न जो तेल होते हैं वो हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। इस प्रकार ये दोनों नहीं होंगे और तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल क्या होती हैं? तो ये होता है स्टेरॉइड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल होता है स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड है। यह लिपिड का एक प्रकार होता है। स्टेरॉल और मोडिफाइड स्टेरॉइड हो। कोलेस्ट्रॉल जो है मोम जैसा पदार्थ होता है। यह वसा का ही रूप है। कोलेस्ट्रॉल वसा का ही रूप है जो लीवर या यकृत में पैदा होता है। शरीर के सही ढंग से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है और हृदयाघात हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। तो कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल C27H46 और O C27H46 और O जो है वो जंतु वसा में मौजूद एक वसीय अल्कोहल है जो कि रंगहीन गंधहीन श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है और इसका मानव हृदय रोग से सीधा संबंध है। निरंतर वसा प्रधान भोजन को करने से रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है किससे? तो धमनियों का कठोर हो जाना। कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड में घुलनशील नहीं होता है। निम्न घनत्व जो है लिपोप्रोटीन, निम्न जो घनत्व है वो लिपोप्रोटीन एलडीएल बुरे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए। इस स्तर से अधिक होने पर कोलेस्ट्रॉल जो है हृदय और मस्तिष्क को रक्त प्रवाह करने वाली धमनियों की भीतरी दीवारों में जमा हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप हृदय घाट या स्ट्रोक हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित है किससे? तो धमनियों का कठोर हो जाना। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और बहुत बड़ा चैप्टर था। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाला फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं फैट सेल्स में संचित होता है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है शरीर में पाए जाने वाले फैट का ही एक प्रकार है और यह ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप लोग पढ़ते रहिए।